क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी का मौसम खत्म हो गया है और अब अगले वसंत तक आराम करने का समय है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असल में यही सितंबर का महीना तय करता है कि अगले साल आपकी बाग में बाल्टियों भर स्ट्रॉबेरी होंगी या आपको गिनती की कुछ बेरियों से ही संतोष करना पड़ेगा। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी की सही देखभाल ही वह राज है जो एक आम माली को स्ट्रॉबेरी का असली सरताज बना सकता है। आज हम आपको एक ऐसी चरण दर चरण योजना बताएंगे जो आपकी छोटी सी क्यारियों को रसीली स्ट्रॉबेरी की शानदार पैदावार में बदल देगी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सितंबर का महीना इतना जरूरी क्यों है। गर्मियों में स्ट्रॉबेरी ने अपनी सारी ऊर्जा फल देने में लगा दी। वह मैराथन दौड़ पूरी करने के बाद के धावक की तरह थकी हुई और कमजोर हो जाती है। पतझड़ में वह आराम नहीं करती, बल्कि दो बहुत जरूरी कामों की तैयारी करती है। एक तो सर्दियों का सामना करने की और सबसे महत्वपूर्ण फूलों की कलियां तैयार करने की। यही कल की पैदावार का आधार है। अगर आप इस समय चूक गए तो समझिए अगले साल आप खुद को स्ट्रॉबेरी से महरूम कर लेंगे। तो दोस्तों, अब कमर कस लें। हमारा महावसल अभियान किसी खास या महंगे खाद से नहीं, बल्कि सबसे आम मगर बेहद जरूरी साफ सफाई से शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आपकी स्ट्रॉबेरी की क्यारी एक घर की तरह है जिसे लंबी और ठंडी सर्दियों के लिए तैयार करना है। और एक अच्छे गृहस्वामी का पहला नियम है सभी अनावश्यक और पुरानी चीजों से छुटकारा पाना। तो हम क्या क्या साफ कर रहे हैं? सबसे पहले पुरानी पलवार, चाहे वह पुआल हो, कटी हुई घास हो या लकड़ी का बुरादा। गर्मियों में इसने हमारा बहुत साथ दिया, नमी बनाए रखी और बेरीज को बचाया। लेकिन पतझड़ आते आते यह स्लग, घुन और सबसे खतरनाक फंगल बीमारियों के बीजाणुओं के लिए एक आदर्श 5 स्टार हॉस्टल बन गई है। इसलिए बिना किसी अफसोस के रेक उठाइए और इसे क्यारी से हटा दीजिए। सूची में अगला नंबर है खरपतवार और हर तरह का वनस्पति कचरा। हर एक बचा हुआ खरपतवार, हर सड़ी हुई बेरी, हर पुराना गिरा हुआ पत्ता, ये सब असल में भविष्य की समस्याओं के लिए एक इनक्यूबेटर है। ये न केवल मिट्टी से बचे खुचे पोषक तत्व सोख लेते हैं, बल्कि सर्दियों के लिए कीटों का एक आरामदायक ठिकाना भी बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य है एक बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण बनाना, ताकि आगे की कार्यवाही के लिए हम एक मजबूत आधार तैयार कर सके। क्यारी बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होनी चाहिए जिस पर हम अपनी आने वाली शानदार फसल की तस्वीर बनाएंगे। अब जब हमारी क्यारी पूरी तरह से साफ सुथरी और चमकदार दिख रही है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, यानी पौधों की हेयर कटिंग या छंटाई की कला की ओर। हाँ, हमारी स्ट्रॉबेरी को एक अच्छी शरद ऋतु की छंटाई की जरूरत है। तो तेज कैंची या प्रूनर, सेक्टर उठा लीजिए और चलिए ऐसी खूबसूरती लाते हैं जो दरअसल पौधों की सेहत का राज है। हमारा मुख्य काम है उन सभी हिस्सों को हटाना जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है। हर पौधे को ध्यान से देखिए। क्या आपको किनारों पर पुराने लाल या गहरे रंग के पत्ते दिख रहे हैं? इन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे तने के आधार से काट दें। अगर आपको किसी पत्ते पर दाग धब्बे, छेद या बीमारी के कोई लक्षण दिखे, तो उन्हें सबसे पहले और बिना किसी दया के हटा दें। साथ ही उन सभी पत्तों को भी हटा दीजिए जो जमीन पर पड़े हैं। ये अब प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, बल्कि केवल एक नम वातावरण बनाते हैं जो सड़न और फंगस के पनपने के लिए एकदम सही है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रक्रिया सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। पुरानी पत्तियों को हटाकर हम एक साथ 3 समस्याओं का समाधान करते हैं। पहला, हम बीमारियों और कीटों के पनपने वाले स्थान को नष्ट करते हैं। दूसरा, पौधे के केंद्र में हवा के संचार को बेहतर बनाते हैं। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम पौधे की सारी ऊर्जा पुराने बेकार हिस्सों को बनाए रखने में नहीं, बल्कि उन्हीं फूल की कलियों को बनाने और सर्दियों से पहले जड़ों की प्रणाली को मजबूत करने में लगाते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप अपनी प्रूनिंग कैंची लेकर जोश में आकर प्रूनिंग करने लगे, किसी भी माली सर्जन का एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखें: नुकसान न पहुंचाए। कटाई जितनी भी जरूरी हो, झाड़ी का एक हिस्सा ऐसा है
जिसे बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। मैं उसके दिल की बात कर रहा हूं, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वृद्धि बिंदु की। ये झाड़ी का वह केंद्रीय भाग है जहां से सबसे ताजे हल्के हरे छोटे पत्ते निकलते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह पूरे पौधे का दिमाग और कमांड सेंटर है। वसंत ऋतु में यहीं से नई वृद्धि शुरू होती है। फूलों की डंठलें निकलती है और फिर बहुप्रतीक्षित जामुन लगते हैं। यदि आप गलती से या अनजाने में इस दिल को काट देते हैं, तो समझिए कि झाड़ी को मरा हुआ ही समझिए। यह नए पत्ते नहीं निकाल पाएगा और शायद सर्दियों में जीवित नहीं रह पाएगा। ये ऐसा है जैसे आपने मुख्य बिजली का स्विच बंद कर दिया हो। रोशनी फिर कभी नहीं जलेगी। इसलिए जब आप अपनी कैंची से काम करें, तो सावधानी और सोच समझकर काम करें। केवल उन पुराने पत्तों को काटें जो झाड़ी के किनारों पर बाहरी हिस्से में उगते हैं। लेकिन केंद्र में मौजूद युवा कोमल पत्तों के इस छोटे से गुच्छे को अपनी जान की तरह सहेज कर रखे। गलती से वृद्धि बिंदु को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि एक अतिरिक्त पुराना पत्ता छोड़ दिया जाए। यह एक छोटी सी गलती आपको पूरी झाड़ी और उस पर होने वाली सारी भविष्य की फसल से वंचित कर सकती है। इसलिए अत्यधिक सावधानी बरतें। तो अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो बागवानों को हमेशा दो खेमों में बांट देता है। ये सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। शरद ऋतु में स्ट्रॉबेरी के रनर्स, पत्तियों से निकलने वाली लंबी शाखाएं का क्या करें? ये लंबी शाखाएं जो पौधा लगातार निकालता रहता है, हमेशा गर्म बहस का विषय बन जाती है। कुछ कहते हैं इन्हें रहने दो, तो दूसरे जोर देते हैं काट दो। आइए समझते हैं कि कौन सही है, और हमेशा की तरह सच आपकी खास जरूरत या मकसद पर निर्भर करता है। तो पहला विकल्प यह है, आप अपनी स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई नई किस्म आई हो जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, या आप बस पुराने पौधों की जगह नए लगाना चाहते हो। ऐसे में ये रनर्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये मुफ्त के हैं और सबसे भरोसेमंद रोपण सामग्री है। लेकिन यहां भी कुछ नियम है। सभी रनर्स को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें केवल सबसे मजबूत और स्वस्थ बच्चे चाहिए। पहले क्रम के रनर्स चुने, यानी वे जो सीधे मूल पौधे से निकलते हैं। आमतौर पर वे सबसे मजबूत होते हैं। उन्हें छोटे कपों में जड़ दे, मुख्य पौधे से काटे बिना, या बस उन्हें क्यारी में जमीन पर पिन कर दे। इस तरह उन्हें पोषण मिलेगा और ठंड आने से पहले वे एक अच्छी जड़ प्रणाली विकसित कर पाएंगे। लेकिन इन बच्चों से निकलने वाले सभी बाद के रनर्स को निश्चित रूप से हटा दें। हमें मात्रा नहीं, गुणवत्ता चाहिए। अब हम दूसरी ओर सबसे आम स्थिति पर विचार करते हैं। आपका लक्ष्य नए पौधे उगाना नहीं, बल्कि अगले साल अपनी मौजूदा झाड़ियों से अधिकतम, यानी बहुत भारी मात्रा में बेरी की पैदावार लेना है। ऐसी स्थिति में मूंछों का क्या करें? इस सवाल का जवाब एकदम साफ और सीधा है। काट दें। बेरहमी से काट दें, बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के। ऐसा इतनी दृढ़ता से क्यों कहा जा रहा है? कल्पना कीजिए कि मात्र पौधा एक परिवार के बजट की तरह है, और यह बजट सीमित है। पौधा अपने संसाधनों को या तो खुद पर खर्च कर सकता है, अपनी जड़ों को मजबूत करने और फूलों की कलियों को बनाने पर, या फिर अपने बच्चों पर, यानी मूंछों और नए छोटे पौधों पर। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हर वो मूंछ जिसे आप छोड़ देते हैं एक शक्तिशाली पंप की तरह है, जो मुख्य पौधे से कीमती पोषक तत्व, पानी और ऊर्जा चूस लेती है। मूंछों को छोड़कर आप सचमुच पौधे को दो मोर्चों पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उसकी ताकतें बिखर जाती हैं। नतीजतन न तो खुद झाड़ी सर्दियों के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगी, और न ही बच्चे ठीक से जड़ पकड़ पाएंगे। ये पूरे बागान को कमजोर करने का रास्ता है, और परिणामस्वरूप छोटा और कम पैदावार वाला फल मिलता है। इसलिए यदि आपका लक्ष्य बेरी है, नए पौधे नहीं, तो आपका सेकेटर आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। सभी मूंछों को जड़ से काट दें। ये कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि भविष्य की फसल में एक समझदारी भरी निवेश है। तो हमने स्ट्रॉबेरी के रनर हटाने जैसे जरूरी काम निपटा लिए। अब आगे क्या? इसके बाद हमें एक ऐसे काम पर लगना है जिसे शायद बहुत से लोग पसंद न करें,
लेकिन जिसकी अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह है निराई। जी हाँ, सर्दियों से पहले की यह गहन और सावधानीपूर्वक निराई। आपको लग सकता है कि अब खरपतवार उतने सक्रिय नहीं है और आप उन्हें वसंत तक ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। आपकी स्ट्रॉबेरी की क्यारी में सर्दी बिताने के लिए छोड़ा गया हर एक खरपतवार असल में एक टाइम बम है। सबसे पहले पतझड़ में भी ये खरपतवार स्ट्रॉबेरी के पौधों के साथ मिट्टी में बचे हुए आखिरी पोषक तत्वों के लिए होड़ करते रहते हैं, जो अगली उपज की नींव के लिए बेहद जरूरी है। दूसरे और सबसे अहम बात यह है कि खरपतवार के घने झुंड कीटों के लिए सर्दियों में छिपने का एक आदर्श स्थान बन जाते हैं। इनमें स्लग, माइट्स, वीविल और ऐसे ही दूसरे हानिकारक जीव अपना ठिकाना बना लेते हैं। यही नहीं, खरपतवार की जड़ों और बचे हुए हिस्सों में फंगल बीमारियों के बीजाणु भी आसानी से सर्दी बिता लेते हैं। और जैसे ही वसंत में धूप खिलती है, कीटों और बीमारियों की यह पूरी फौज नई ताकत के साथ सर्दी से कमजोर पड़े आपके स्ट्रॉबेरी के नन्हे पौधों पर टूट पड़ेगी। इसलिए आलस न करे, अपनी क्यारी में एक बार फिर ध्यान से जाइए और हर बिन बुलाए मेहमान को जड़ से उखाड़ फेंके। खरपतवार मुक्त जमीन ही इस बात की गारंटी है कि वसंत में आपकी स्ट्रॉबेरी दुश्मनों से घिरी होने के बजाय स्वस्थ और ताकतवर होकर जागेगी। खरपतवार हटाने के बाद हमारी जमीन साफ तो हो जाती है, लेकिन अक्सर गर्मियों की बारिश और सिंचाई के बाद ये कसी हुई और सख्त हो जाती है। स्ट्रॉबेरी की जड़ों को भी हमारी और आपकी तरह सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। इसीलिए अगला जरूरी कदम है मिट्टी को धीरे से ढीला करना या उसकी गुड़ाई करना। ये एक हल्की मालिश की तरह है जो पौधे की जीवन शक्ति को जगाती है। इसके लिए एक छोटी कुदाल, हाथ वाला कल्टीवेटर या यहां तक कि एक साधारण कांटा लें। हमारा काम है हर पौधे के आसपास की मिट्टी की ऊपरी परत को ढीला करना, लेकिन यहां छंटाई की तरह ही ज्यादा न करने का ध्यान रखिए। स्ट्रॉबेरी की जड़ें जमीन की सतह के करीब होती है और मुख्य पोषक तत्व सोखने वाली जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। इसलिए मिट्टी को 3 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा न खोदे या गुड़ाई न करे। यह क्यों जरूरी है? पहला, गुड़ाई करने से मिट्टी की पपड़ी टूट जाती है, जिससे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। यह उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। दूसरा, हम मिट्टी की नमी और हवा सोखने की क्षमता में सुधार करते हैं। पतझड़ की बारिश या आपकी सिंचाई बेहतर तरीके से मिट्टी में समा जाएगी, बजाय सतह पर बहने के। और तीसरा, गुड़ाई करते समय हम बचे हुए छोटे खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं और उन कीटों के लार्वा के शीतकालीन ठिकानों को भी बिगाड़ देते हैं जो मिट्टी की ऊपरी परत में छिपे होते हैं। यह एक साधारण सा काम सभी अगली प्रक्रियाओं, खासकर खाद डालने और पानी देने की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अब हम शरद ऋतु की देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे निर्णायक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, खाद डालने पर। अगर कटाई और निराई सिर्फ तैयारी थी, तो अब हम आने वाली फसल की असली नींव रखने जा रहे हैं। शरद ऋतु में खाद डालना सिर्फ रात को सोने से पहले का हल्का खाना नहीं है। यह पोषक तत्वों का एक रणनीतिक भंडार है जो पूरी सर्दी काम करेगा और वसंत में पौधों को एक जोरदार शुरुआत देगा। कई बागवान गलती से सोचते हैं कि शरद ऋतु में पौधे निष्क्रिय हो जाते हैं और उन्हें खाद देना बेकार है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। दरअसल, अभी फल देने के बाद स्ट्रॉबेरी का पौधा मैराथन दौड़ने के बाद के धावक की तरह थका हुआ होता है और इसी समय वह दो बड़े काम करती है। सर्दियों के लिए एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित करती है और जो हमारे लिए सबसे अहम है, अपने अंदर फूलों की कलियां तैयार करती है। ये वही सूक्ष्म कलियां हैं जिनसे अगले साल फूल और फिर स्वादिष्ट बेरी निकलेंगे। इसलिए यदि आप शरद ऋतु में खाद डालना छोड़ देते हैं, तो आप शाब्दिक रूप से अपनी फसल को मामूली बनाने के लिए मजबूर करते हैं। पौधे के पास पर्याप्त शक्ति और निर्माण सामग्री नहीं होगी जिससे वह ढेर सारी फूलों की कलियां बना सके। वसंत में आप बेशक स्ट्रॉबेरी को खाद दे सकते हैं, लेकिन तब
आप सिर्फ छूटती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। नींव तो पहले ही रखी जा चुकी होगी और वह कमजोर होगी। आपके पौधों पर कितनी बेरी लगेंगी, ये शरद ऋतु का मेनू ही तय करता है। ठीक है, यह तो हम सब समझ गए कि पौधों को पोषण देना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या दें? और यहीं छिपा है पतझड़ का वो सबसे अहम राज, जिसे आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। शरद ऋतु में नाइट्रोजन के लिए हमारा एक ही अटल और निर्णायक जवाब है, ना। नाइट्रोजन वाले उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या ताजा गोबर खाद, ये इस समय हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों? नाइट्रोजन हरी पत्तियों और तनों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। यह किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह पौधे को तेजी से नई पत्तियां उगाने के लिए प्रेरित करता है। वसंत ऋतु और गर्मियों की शुरुआत में हमें बिल्कुल यही चाहिए होता है, लेकिन शरद ऋतु में ऐसा प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। कल्पना कीजिए, आपने स्ट्रॉबेरी को नाइट्रोजन दिया, वह झूम उठी और उसने देखते ही देखते ढेर सारी नई कोमल पत्तियों का ढेर लगा दिया। और कुछ हफ्तों बाद ही पहला पाला पड़ गया, तो उन नई पत्तियों का क्या होगा? बिल्कुल सही, वे पलक झपकते ही पाले की मार से तुरंत चल जाएंगी। नतीजतन पौधे ने न सिर्फ अपनी कीमती ऊर्जा व्यर्थ कमवाई, बल्कि वह ठंड के प्रति और भी संवेदनशील हो गया। ये पाले से जली हुई पत्तियां संक्रमणों के लिए दरवाजा खोल सकती हैं। शरद ऋतु में नाइट्रोजन का उपयोग करना ऐसा है जैसे किसी सैनिक को कड़कड़ाती ठंड में गर्मी की वर्दी में युद्ध पर भेजना। यह मदद नहीं, बल्कि फायदे की जगह नुकसान पहुंचाना है, जो पौधे को कमजोर कर देगा और हो सकता है कि उसे पूरी तरह से खत्म ही कर दे। इसलिए नाइट्रोजन वाले सभी उर्वरकों को वसंत ऋतु आने तक अपने भंडार घर के सबसे दूर कोने में रख दें। तो नाइट्रोजन को हमने वसंत तक के लिए अलविदा कह दिया है। फिर हमारे पतझड़ के मेनू के मुख्य सितारे कौन हैं? मिलिए, ये हैं दो ऐसे तत्व जिनके बिना एक स्वस्थ बगीचे की कल्पना भी नहीं की जा सकती, फास्फोरस और पोटेशियम। यही दोनों अब सामने आते हैं और स्ट्रॉबेरी को सर्दियों और आने वाले फल उत्पादन के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए समझते हैं कि इनमें से हर एक का क्या काम है। फास्फोरस सबसे पहले ऊर्जा और जड़ों के लिए जरूरी है। यह एक मजबूत और फैली हुई जड़ प्रणाली के विकास को बढ़ावा देता है। जड़ें जितनी बेहतर विकसित होंगी, पौधा उतनी ही सफलतापूर्वक सर्दियों का सामना करेगा और वसंत में उतनी ही ज्यादा नमी और पोषण सोख पाएगा। फास्फोरस वह नींव है जिस पर भविष्य की पूरी फसल टिकी होगी। पोटेशियम तो सचमुच का मल्टीटास्कर है। सबसे पहले ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसे बीमारियों और, जो पतझड़ में खास तौर पर जरूरी है, कम तापमान के प्रति अधिक मजबूत बनाता है। यह कोशिका रस को अधिक गाढ़ा बनाता है, एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज की तरह काम करता है। और दूसरी बात जो हमारे लिए इसकी सबसे अहम भूमिका है, वह यह कि पोटेशियम ही उन फूल की कलियों के निर्माण में सीधा हिस्सा लेता है। ज्यादा पोटेशियम का मतलब है ज्यादा भविष्य की बेरियां। सीधे शब्दों में कहें तो फास्फोरस फैक्ट्री बनाता है और पोटेशियम उसकी उत्पादन क्षमता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ गया। हमें फास्फोरस और पोटाश चाहिए, पर ये कहां से मिलेंगे? आइए अब व्यवहारिक बात करते हैं और खाद के सबसे लोकप्रिय और असरदार विकल्पों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे एक ऐसे देसी नुस्खे से जो सदियों से आज समाया हुआ है, लकड़ी की राख से। ये सिर्फ लकड़ी जलाने से बनी राख नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का एक सच्चा प्राकृतिक भंडार है। लकड़ी की राख सबसे पहले तो पोटाश का एक बेहतरीन स्रोत है और इसमें मौजूद पोटाश पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। इसके अलावा राख में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। यह सब कुछ जो हमारी स्ट्रॉबेरी को शरद ऋतु में चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन लगभग ना के बराबर होता है। इसका उपयोग कैसे करें? बहुत ही सरल तरीका है। आप सूखी राख को सीधे पौधों के आसपास बुरक सकते हैं, प्रति वर्ग मीटर लगभग 1 कप के हिसाब से। इसके बाद मिट्टी को हल्का सा ढीला कर दें
ताकि राख मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए और फिर अच्छी तरह से पानी दें। दूसरा तरीका यह है कि आप राख का घोल बना सकते हैं। इसके लिए 1 कप राख को 10 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस घोल से पौधों की जड़ों में पानी दें, प्रति पौधा लगभग आधा लीटर। यह सिर्फ पोषण ही नहीं, बल्कि फंगल रोगों से बचाव का भी एक बेहतरीन उपाय है। लकड़ी की राख यकीनन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर वह आपके पास उपलब्ध न हो या आप कुछ ज्यादा आधुनिक और संतुलित समाधान पसंद करते हैं, तो क्या करें? ऐसे में हमें गार्डनिंग सेंटर या नर्सरी जाना चाहिए, जहां तैयार रासायनिक खाद या खनिज उर्वरक मिलते हैं। आजकल की कृषि रसायन तकनीकें हमें कई बेहतरीन विकल्प देती हैं, जिनसे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी हिंट होगी पैकेट पर लिखा पतझड़ या शरद ऋतु के लिए शब्द। निर्माता विशेष रूप से ऐसे मिश्रण तैयार करते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम रखी जाती है और मुख्य ध्यान फास्फोरस और पोटेशियम पर होता है। सामग्री सूची को ध्यान से पढ़ें, जो आमतौर पर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन 3 अक्षरों से दर्शाई जाती है। हमें ऐसे उर्वरक चाहिए जिनमें पहला अंक एन सबसे छोटा हो, आदर्श रूप से 0, और दूसरा पी व तीसरा के अंक बड़ा हो। सबसे लोकप्रिय पतझड़ के उर्वरकों में सुपरफॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट शामिल हैं। इन्हें आप एक साथ या अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरफॉस्फेट मिट्टी में धीरे-धीरे घुलता है, इसलिए इसे पतझड़ में ही डाला जाता है, ताकि वसंत तक यह पौधों को पूरी तरह उपलब्ध हो सके। बस पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दानों को क्यारी में बिखेर दें और उन्हें मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। सबसे जरूरी बात यह है कि पैकेट पर बताई गई खुराक का कड़ाई से पालन करें। पौधों को ज्यादा खाद देना उतना ही नुकसानदायक है जितना कि जरूरत से कम देना। हमने अपनी स्ट्रॉबेरी की कटाई कर ली, खरपतवार हटा दिए और खाद भी डाल दी। लगता है बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। शरद ऋतु की देखभाल का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कुछ लोग भूल जाते हैं, खासकर अगर शरद ऋतु में खूब बारिश हो। यह है पौधों को पानी देना या सिंचाई। आप सोचेंगे कि अगर पहले से ही नम है तो पानी देने की क्या जरूरत? लेकिन यहां बात सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं है, बल्कि एक खास प्रक्रिया की है जिसे व्लाग्जर यादकोव पोलीव या गहराई तक नमी पहुंचाने वाली सिंचाई कहते हैं। यह क्या है? यह भरपूर और गहरी सिंचाई है जो देर शरद ऋतु में स्थायी पाला पड़ने से ठीक पहले की जाती है, अगर इससे पहले मौसम सूखा रहा हो। इसका उद्देश्य मिट्टी की गहरी परतों को नमी से भर देना है। सूखी मिट्टी नम मिट्टी की तुलना में कहीं ज्यादा और गहराई तक जम जाती है। पाला सचमुच उसमें बची खुची नमी को सोख लेता है और सुखा देता है, जिससे जड़ों को नुकसान पहुंचता है और वे मर जाती हैं। इसके विपरीत नम मिट्टी की ताप चालकता, हीट कंडक्टिविटी बेहतर होती है। यह धीरे धीरे ठंडी होती है और ज्यादा गहराई तक नहीं जमती। जड़ों के क्षेत्र में पर्याप्त नमी का भंडार बनाकर हम अपनी स्ट्रॉबेरी की जड़ों के लिए एक तरह से ज्यादा गर्म और सुरक्षित सर्दियों का ठिकाना बनाते हैं। इसलिए अगर सितंबर और अक्टूबर में कम बारिश हुई हो तो आलस न करें। पाइप या पानी देने वाले मग लें और अपनी स्ट्रॉबेरी के पौधों को बहुत अच्छी तरह से पानी दें। पानी मिट्टी में कम से कम 30-40 सेंटीमीटर की गहराई तक जाना चाहिए। ये आपके पौधों की सफल सर्दियों के लिए सबसे अच्छे निवेशों में से एक है। ये बात पिछले बिंदु से सीधा जुड़ा हुआ है। आखिर जल भरण सिंचाई क्या होती है? यह मिट्टी की गहरी परतों में पानी का ऐसा भंडार बनाना है जो सर्दियों में पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर्दियों में पौधे सोते हैं और उन्हें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। बर्फ के नीचे भी धीमी गति से ही सही, लेकिन पौधों की जीवन प्रक्रियाएं चलती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बर्फीले मौसम में भी जमीन की सतह और पौधों से नमी का वाष्पीकरण होता रहता है। अगर मिट्टी सूखी अवस्था में सर्दी में प्रवेश करती है तो पाला और हवा मिलकर जड़ प्रणाली को अक्षरशः सुखा देते हैं।
इस घटना को शीतकालीन शुष्कीकरण, विंटर डेसिकेशन कहते हैं। वसंत में आप पाएंगे कि झाड़ी जीवित नहीं हुई और आप इसका कारण ठंड से मरना मान सकते हैं, लेकिन असल में वह शायद सिर्फ सूख गई हो। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में खतरनाक है जहां सर्दियों में कम बर्फबारी होती है और तेज हवाएं चलती हैं। जल भरण सिंचाई इस समस्या का समाधान करती है। यह नमी का वह सुरक्षित और महत्वपूर्ण भंडार बनाता है जो जड़ों की जीवन प्रक्रियाओं को पूरी सर्दी भर बनाए रखेगा। पानी से भरपूर मिट्टी धीरे और कम गहराई तक जमती है, जिससे जड़ें अत्यधिक ठंड से सुरक्षित रहती हैं। इसलिए याद रखें, सूखी मिट्टी में पतझड़ के मौसम में भरपूर पानी देना कोई मनमानी नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि प्रक्रिया है। ये आपकी स्ट्रॉबेरी को न केवल सर्दी से बचने में मदद करती है, बल्कि उसे स्वस्थ और नए सीजन के लिए तैयार होकर बाहर निकालने में भी सहायक होती है। काम लगभग पूरा हो गया है। क्यारी साफ है, झाड़ियां छूट गई हैं और उन्हें पोषण भी मिल गया है। अब दुश्मनों पर वार करने का सही समय है। पतझड़ का मौसम बीमारियों और कीटों से बचाव के लिए सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अब क्यों? क्योंकि ज्यादातर बीमारियां फैलाने वाले जीवाणु और कीटों के लार्वा पौधों के बचे हुए हिस्सों और मिट्टी की ऊपरी परत में सर्दियों के लिए तैयारी करते हैं। हमारा काम है कि वे अपनी सर्दियों की पनाहगाहों में छिपने से पहले ही हम उन्हें खत्म कर दें। यह उपचार हमारी मजबूत ढाल है। इसे पतझड़ में करने से हम वसंत में बीमारियों के फैलने के जोखिम को काफी हद तक कम कर देते हैं। जब बर्फ पिघल जाएगी, तो हमारे पौधों को तुरंत जागे हुए रोगजनकों की सेना से जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वे अपनी सारी शक्ति बढ़ने और अच्छी फसल बनाने में लगा पाएंगे। किस चीज से उपचार करना चाहिए? रासायनिक और जैविक दोनों तरह के कई प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। एक पारंपरिक और समय परीक्षित विकल्प बोर्डो मिश्रण, बोर्डो लिक्विड का 1% घोल है। यह ज्यादातर फंगल बीमारियों से प्रभावी ढंग से लड़ता है, जैसे धब्बेदार रोग, ग्रे मोल्ड और पाउडरी मिल्ड्यू। छिड़काव सावधानी से करना चाहिए, सिर्फ झाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि उनके आसपास की मिट्टी पर भी। यह प्रक्रिया एक पतझड़ के टीके जैसी है, जो आपकी स्ट्रॉबेरी को अगले पूरे साल के लिए स्वस्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगी। तो हमने अपनी क्यारियों को बीमारियों से बचाने के लिए उपचार कर लिया है, लेकिन बोर्डो मिश्रण मुख्य रूप से एक फफूंदनाशक है, यानी यह फफूंद के खिलाफ काम करता है। अब उन कीटों का क्या करें जो निष्क्रिय नहीं बैठे हैं और सर्दियों के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ रहे हैं? उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पतझड़ में कीटों पर नियंत्रण बसंत की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय वे कम सक्रिय और कमजोर होते हैं। झाड़ियों के चारों ओर की मिट्टी को ध्यान से देखें। आपको शायद घोंघे या उनके अंडे दिखाई दें। इन्हें हाथ से उठाना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी की ऊपरी परत में मै बीटल या सूंडी के लार्वा छिपे हो सकते हैं। हल्की गुड़ाई, जिसके बारे में हमने बात की थी, ने उनमें से कुछ को पहले ही परेशान करने में हमारी मदद की है। अधिक विश्वसनीय सुरक्षा के लिए आप विशेष कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। शरद ऋतु के उपयोग के लिए बने व्यापक स्पेक्ट्रम वाले उत्पादों का चुनाव करें। उपचार सूखे, हवा रहित मौसम में पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए। लाभकारी कवक या निमेटोड पर आधारित जैविक कीटनाशक भी उपलब्ध हैं, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और मिट्टी के कीटों को प्रभावी ढंग से नष्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में देर न करें। शरद ऋतु में कीटों का सफाया करके हम अपनी स्ट्रॉबेरी को वसंत में एक शांत और सुरक्षित शुरुआत सुनिश्चित करेंगे। हमारी स्ट्रॉबेरी की सभी मुख्य प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं और हमारी प्यारी स्ट्रॉबेरी ठंड का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बस एक आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बचा है, उसे सर्दियों का गर्म कोट पहनाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्चिंग की, यानी सर्दियों के लिए पौधों को अच्छी तरह से ढकने की। ये तरीका उन इलाकों के लिए बेहद जरूरी है जहां सर्दियां बहुत कठोर, बर्फीली और सबसे अहम बात,
बिना बर्फ वाली होती है। बर्फ प्रकृति का सबसे बेहतरीन कंबल है, लेकिन अगर उस पर भरोसा न हो तो हमें अपने पौधों की मदद खुद करनी होगी। तो ढंकने का काम कब शुरू करें? जरा भी जल्दी न करें। समय से पहले ढंकने से जड़ों के पास फंगल संक्रमण हो सकता है, जिससे पौधा सड़ने लगता है। पौधों को थोड़ा कठोर मौसम झेलने दें, ताकि वे मजबूत हो सके। तब तक इंतजार करें जब तक हल्की लेकिन लगातार ठंड पड़ने लगे और मिट्टी की ऊपरी परत हल्की जम न जाए। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब रात का तापमान -5 से -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बस यही वह सही समय है जब आपको कार्रवाई करनी है। आखिर यह ढकना क्यों जरूरी है? सबसे पहले, यह जड़ों को ठंड से जमने से बचाता है। मल्च की परत एक हवा का तकिया बनाती है, जो तापमान के अचानक उतार चढ़ाव को कम करती है। दूसरे, यह पौधों को बर्फीली और सूखी हवाओं से बचाता है, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और तीसरे, वसंत में ऐसी परत बर्फ के पिघलने को धीमा कर देगी और मिट्टी में जरूरी नमी को बनाए रखेगी। यह हमारी पतझड़ की सिम्फनी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो हमारी स्ट्रॉबेरी को आरामदायक और सुरक्षित सर्दियां सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ढकना तो जरूरी है, लेकिन किस चीज से? सर्दियों की मल्चिंग के लिए सही सामग्री चुनना एक अहम काम है। इसी पर निर्भर करता है कि आपकी स्ट्रॉबेरी कितनी आराम से सर्दी काटेगी। आइए, सबसे अच्छे और आसानी से उपलब्ध विकल्पों पर गौर करें। सबसे अच्छा आवरण पुआल पराली को माना जाता है। यह हल्का और ढीला होता है, हवा को अच्छी तरह आने जाने देता है और सख्त गुच्छों में नहीं जमता। पुआल एक बेहतरीन एयर कुशन बनाता है, जो पाले से मजबूती से बचाता है, लेकिन साथ ही पिघलने के दौरान पौधों को सड़ने नहीं देता। एक बेहतरीन विकल्प सूखी देवदार की पत्तियां, पाइन नीडल्स हैं, जैसे कि चीड़ या स्प्रूस के पत्ते। पाइन नीडल्स न केवल अच्छी तरह से गर्मी देती है, बल्कि उन चूहों और गिलहरियों को भी दूर रखती है, जो सर्दियों में स्ट्रॉबेरी के नरम हिस्सों का मजा लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह मिट्टी को हल्का अम्लीय बनाती है, जो बागवानी स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग आधुनिक समाधान पसंद करते हैं, उनके लिए सफेद एग्रो फाइबर स्पन बॉन्ड एकदम सही रहेगा, जिसकी घनत्व कम से कम 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर हो। इसे सीधे क्यारी पर डाला जा सकता है या छोटी मेहराबों पर लगाकर एक तरह की सुरंग बनाई जा सकती है। एग्रो फाइबर हवा और नमी को अंदर आने देता है, लेकिन साथ ही पाले और बर्फीली हवा से भी शानदार सुरक्षा देता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसके किनारों को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाए, ताकि तेज हवा से यह उड़ न जाए। हमने आवरण के अच्छे विकल्पों पर चर्चा की है, लेकिन यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत मल्चिंग से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो सकता है, और यह आपकी पूरी बागवानी को तबाह भी कर सकती है। तो आइए उन सामग्रियों की सूची पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, फलदार पेड़ों, खासकर सेब और चेरी के पेड़ों से गिरे हुए पत्ते। देखने में तो ये सबसे आसानी से मिलने वाली और प्राकृतिक सामग्री लगती है, लेकिन इन पत्तों के साथ आप अपनी स्ट्रॉबेरी की क्यारी में फंगल बीमारियों का एक पूरा गुच्छा ला सकते हैं, जैसे कि स्कैब या कोकोमाइकोसिस। इसके अलावा पत्ते जल्दी दब जाते हैं, गीले हो जाते हैं, हवा का आना जाना बंद कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में सर्दियों की हल्की धूप के दौरान आपके पौधे सड़ सकते हैं। दूसरा खराब विकल्प है ताजी लकड़ी का बुरादा। ये बहुत ही जल शोषक होता है, यानी ये नमी को बहुत ज्यादा सोखता है। सर्दियों में ये बर्फ की एक कठोर परत बन जाते हैं, जिसके नीचे स्ट्रॉबेरी के पौधों का जीवित रहना असंभव हो जाता है। और वसंत में जब ये सड़ने लगते हैं, तो ताजी लकड़ी का बुरादा मिट्टी से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन सोख लेता है, जिससे मिट्टी कमजोर हो जाती है और मौसम की शुरुआत में आपके पौधों को पोषण नहीं मिल पाता। अगर लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना ही है, तो केवल पुराना और अच्छी तरह सड़ा हुआ ही इस्तेमाल करें। और आखिर में, पॉलीथीन की पन्नी का इस्तेमाल करने से बचें। एग्रोफाइबर के विपरीत यह बिल्कुल भी हवा पास नहीं होने देती। पन्नी के नीचे नमी जमा हो जाती है
और पहली ही हल्की धूप या गर्माहट में आपके पौधे सड़ जाएंगे। और अब वो पल जो सब कुछ बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि सितंबर में स्ट्रॉबेरी की देखभाल सिर्फ उसे सर्दियों से बचाने के लिए होती है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असली बात तो ये है कि सितंबर अक्टूबर के इसी समय में इन छोटे साधारण दिखने वाले पौधों के अंदर असली जादू होता है। सही पोषण और देखभाल मिलने पर पौधा अगले साल के लिए फूलों की कलियां बनाना शुरू कर देता है। समझे आप? आपको ये भविष्य के फूल नहीं दिखते, आपको ये भविष्य की बेरीज नहीं दिखती, लेकिन वे पहले से ही अंदर बन रही होती है। पोटेशियम और फास्फोरस की शरद, रथु की खाद छोड़ना, बीमार पत्तियां वैसे ही छोड़ देना या सूखी शरद ऋतु में क्यारियों को पानी न देना। अब सचमुच अगले साल की गर्मियों की फसल आप खुद ही बर्बाद कर रहे होते हैं। वसंत ऋतु की देखभाल महत्वपूर्ण है, लेकिन वो केवल उसी क्षमता को साकार करने में मदद करती है जो अभी सितंबर में रखी गई थी। ये घर की नींव बनाने जैसा है। एक मजबूत शरद ऋतु की नींव के बिना वसंत में कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। तो संक्षेप में कहें तो स्ट्रॉबेरी की बम्पर फसल का राज वसंत की जल्दबाजी नहीं, बल्कि सितंबर में किया गया सोच समझकर और सही समय पर काम है। सफाई, सही छंटाई, फास्फोरस और पोटेशियम से खाद डालना और सर्दियों के लिए सुरक्षा, ये वो चार स्तंभ हैं जिन पर आपकी भविष्य की बेरी की भरपूर पैदावार टिकी है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बागवानी के नए गुर जानने से न चूके। और अब आपसे एक सवाल, स्ट्रॉबेरी की शरद ऋतु की देखभाल के लिए आपके पास कौन सी खास तरकीबें हैं? क्या आप कोई विशेष घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। चलिए ज्ञान का सबसे बड़ा संग्रह तैयार करते हैं।